45 की उम्र है, रिटायरमेंट के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं इंडिया में, किस प्लान से कितना पैसा बनेगा? आखिरकार 60 की उम्र में अगर हम पीपीएफ लेते हैं आज, एनपीएस लेते हैं, पेंशन प्लान लेते हैं, अगर हम एंडोमेंट प्लान लेते हैं, तो हमारे जीवन में पैसे कितने बनने वाले हैं 60 की उम्र में, डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी, सो वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आपके पास जब समय मिले तब आप उसको देखें, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग की जब बात आती है, तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। आप भी जानते हैं आपकी एक सर्टेन लाइफ़स्टाइल है और उस लाइफ़स्टाइल को आज तो आप एन्जॉय कर रहे हो, आपके पास एसी है, कार है, आप वैकेशंस पे जा सकते हो, बच्चों ने जो डिमांड किया वो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन क्या 60 के बाद भी हम दे पाएँगे? रिटायरमेंट की बात आती है तो इंडिया में हम एक बात जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन-सा इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया है ये बताओ। तो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं इंडिया में रिटायरमेंट को लेके उनका कंपैरिजन करने वाले। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपने ऑफिस में आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी लोगों का आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट अच्छा हो, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये होने वाली है इंडिया की सबसे डिटेल्ड वीडियो ऑन रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स। और मैं बात करूँगा लास्ट में कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव पे ये असर डालते हैं और किस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है। क्यों ज़रूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन के इंडिया में? अल्टीमेटली पूरा इंडिया सेव करता है पैसा और रिटायरमेंट में सेविंग करने के बाद भी नुकसान क्यों होते हैं? क्योंकि बिना कंपेयर किए हम लोग इसको करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है हमारे लिए कि हम अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करें। सो व्हाट वी शैल कवर, हम यहाँ पे चेक करेंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स को। हम पेंशन प्लान को कवर करेंगे, हम कवर करेंगे एंडोमेंट प्लान्स को, इंश्योरेंस कंपनीज जो एंडोमेंट प्लान्स आज की डेट में देती हैं, हम कवर करेंगे आपके पीपीएफ को, हम कवर करेंगे एनपीएस को, आप हम एसआईपी को कवर करेंगे। एक केस हम ऐसा मान लेते हैं कि आपकी उम्र 45 की है, एज इज़ 45 और आपके पास पुराना पैसा आपने जो भी बचत की है, उस बचत को मैं मान लेता हूँ कि आपके पास लगभग 25 लैक्स की बचत है। 15 साल आपके पास जीवन में हैं अभी काम करने के, महीने का खर्चा लगभग 50,000 रुपए है और ये शख्स लगभग 25,000 रुपए की सेविंग करता है हर महीने की। हम इनके लिए देखते हैं कि ये रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बनेगा इनका, अगर ये अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं तब। तो आइए चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर पे और डिटेल लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने कोई पीपीटी नहीं बनाई है। सो डिटेल्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट के प्रति वाक़ई में सीरियस हैं तो डिटेल्स लिखिएगा। नोट्स बनाते चलिएगा बिकॉज़ अल्टीमेटली यू हैव टू मैनेज योर मनी। आप कॉर्पस बनाओगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ पे भी आपको ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। किसी भी एडवाइज़र पे, किसी भी एजेंट पे डिपेंड क्यों होना? यू मस्ट हैव द पैरामीटर्स टू चेक। तो आइए, इसी कड़ी में हमने इस कैलकुलेटर को बनाया है, देखते हैं। उम्र 45 की ले ली, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, 25,000 रुपए का इन्होंने महीने का ये इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने आज। दूसरा, सैलरी ग्रोथ आएगी, तो 15 सालों में सैलरी ग्रोथ भी हमने मान लिया कि करियर स्टेबल है, जॉब बीच में चली गई तो भाई साहब इसकी कोई गारंटी ना है। लेकिन अगर जॉब स्टेबल है तो 7% का मैंने ले लिया यहाँ पे सैलरी ग्रोथ और इसको फिलहाल के लिए हम अलग-अलग इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जब मैं एंडोमेंट प्लान की बात करता हूँ तो कंपनी आपके लिए एक चीज़ लेके आती है सिंगल प्रीमियम प्लान्स और साथ में लेके आती है तो आपको कि आप ईयरली एक प्रीमियम देंगे या मंथली प्रीमियम देंगे। तो 2 तरह के प्लान्स आपको कोई भी एजेंट बोलेंगे कि 2 तरह के प्लान्स आप ले लीजिए, इससे आपको भविष्य में पैसा मिलेगा। सुनने में भी ठीक लगता है, तो क्या एंगल है? सो इसके अंदर रिटर्न कितना मिलता है? इट विल अगर वो गारंटीड प्लान है तो इट विल नॉट बी मोर देन 6%। तो आपके केस में क्या होता है, आप तनख्वाह बढ़ाते जाते हैं, बट यहाँ पे ये 7% जो हमने सैलरी ग्रोथ ली है एंडोमेंट के केस में, यू कैन नॉट इंक्रीज इट, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन तो नहीं बढ़ाओगे। इस इंक्रीमेंट का मतलब क्या था हमारे लिए कि 25,000 इस साल दे रहा है, अगले साल 7% बढ़ा के देगा। हर साल वो 7-7% अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाता जाएगा। इस केस में हमको ये हटाना पड़ेगा।
अगर मैं हटाता हूँ तो आपके पास में टोटल अमाउंट आता है, दैट इज 1,27,26,025 रुपीज। इसको आप अपने पास में लिख सकते हैं। देन क्या मतलब है इनके अलग अलग अमाउंट्स के, आप देख सकते हैं इसमें आपने टोटल पैसा दिया 70,23,233 रुपए, और आपको फंड वैल्यू जो मिलेगी, जो मेच्योरिटी में मिलेगा, दैट विल बी 1,27,26,075 रुपीज। इसमें अगर ये गारंटीड 6% वाला है तब तो ये है। अगर बोनस देने वाला प्लान है जिसमें वो बोलते हैं हम आपको बोनस देंगे कुछ, तो उस केस में यू विल नॉट गेट मोर देन 5%, और ये अमाउंट हो जाएगा 1,14,82,790 रुपए। इसको आप ध्यान में रखें। अब मैं बात करता हूँ इसी अमाउंट को अगर लेके चलते हैं हम पीपीएफ के ऊपर। पीपीएफ पे मैं जाता हूँ तो क्या होने वाला है, पीपीएफ में भी आप हर साल जो मैक्सिमम अमाउंट जमा कर सकते हैं, दैट इज 1,50,000 ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पीपीएफ में जो जमा कर पाएंगे टोटल अमाउंट, अगर मैं हस्बैंड वाइफ का अमाउंट भी जोड़ लूं तो भी ये अमाउंट होता है 3,60,000 होता है। अगर हस्बैंड वाइफ हमने मान लिया दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें तो हमने 25,000 ले लिया। अगर आपने पीपीएफ में पैसा लगाया है, नाउ दिस रिटर्न इज गोइंग टू बी 7.1%, और इसका पैसा होने वाला है कि 45,23,223 रुपए आपने लगाए हैं, और आपको मिलने वाला है 72,74,456 रुपए। अब फ़र्क क्या आया? आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो गया। अब ये पैसा भी आपको अलग से कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई जितनी लिमिट है उतनी हमने कर दी। अरे रिटायरमेंट है भैया, अगर पैसा आपका बैंक अकाउंट में रखा है और आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ी एफडी कर देता हूँ, थोड़ा वो कर देता हूँ, दैट मीन्स यू आर कन्फ्यूज़्ड, आपका पैसा ही गलत जगह लगा। दैट मीन्स यू हैव नॉट प्लान्ड योर रिटायरमेंट। सो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो छोटी-छोटी गलतियाँ कौन-सी करती हैं वो भी कवर करते चलेंगे। हमने पीपीएफ की बात कर ली, अब हम आते हैं पीएफ के ऊपर। पीएफ पे भी हम सेम तरीके से ले लें, हम यहाँ पे 25 लाख को ऐड कर देते हैं बस। अब मान लिया आपका पीएफ है और आप यहाँ पे इसको कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और सैलरी ग्रोथ यहाँ पे हम ले सकते हैं बिकॉज़ इन केस ऑफ पीएफ वी कैन टेक दिस, हम 7% की ग्रोथ ले लेते हैं। अब रिटर्न हमने ले लिया यहाँ पे एक 8.1% का हमने रिटर्न ले लिया। नाउ द पॉइंट इज, कुछ लोग बहस करेंगे ज्यादा ले लेना कम ले लेना, मुद्दा ये है कि क्या पूरी जिंदगी 8.1 मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, इसको भी ध्यान में रख के चले, क्योंकि उतने लंबे समय तक क्या हमें इतना रिटर्न मिलेगा? यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 70,23,223 रुपए आपने जमा किए, और आपको मिलने वाले हैं 1,58,51,590 रुपए। पीएफ भी हमने कवर कर लिया यहाँ पे कि पीएफ से आपको कितना वेल्थ बन जाएगी रिटायरमेंट होने तक। अब मैं इसको लेता हूँ एनपीएस फॉर गवर्नमेंट पीपल, एनपीएस फॉर आपका प्राइवेट लोग जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, जिनको एनपीएस में खुली छूट है, वो जितना भी इक्विटी लेना चाहें ले सकते हैं। बट 51 की एज तक ही आपके पास इक्विटी ज्यादा होगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी इक्विटी। हम एक एवरेज रिटर्न लेकर के चलेंगे। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ले लेता हूँ एनपीएस में, चूँकि आप कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, मैं किसी टैक्स बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के एंगल से लेते हैं तो 8% के आसपास का हम रिटर्न ले सकते हैं पूरे टेन्योर के लिए। यहाँ पे आपका पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट सेम है, बट 1,56,85,358 रुपए का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। अब इसी केस को हम बदल देते हैं कि एनपीएस में आप सरकारी नहीं है, आप प्राइवेट में काम करते हो, तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ 9%, कीपिंग इन माइंड कि आप 51 की एज से जो 60 की उम्र तक आपको रिटर्न मिलने वाला है, वो पूरा इक्विटी का रिटर्न नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एवरेज 9% ले लिया। इस केस में हमें कितना मिलेगा पैसा? 1,74,39,776 रुपीज। इसको भी आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए। अब हमारे लिए बारी आती है जो बहुत पॉपुलर आजकल हो जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी में अक्सर लोगों के, मैं मनी आईक्यू की बात करता हूँ, जब मैं लाइव करता था मनी आईक्यू या रिटायरमेंट पे जब लाइव होता है तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि विप्लव जी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं 60 की उम्र में मैंने पैसा एक साथ निकाला, मैंने कहा 60 की उम्र में तो कर ही नहीं सकते, कारण
अगर मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ और 60 की उम्र में मेरा पूरा पैसा अगर इक्विटी में, और अगर एक इज़राइल ने मिसाइल चलाई, तो हार्ट अटैक तो पक्का है। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ कि आपको पहले ही पैसा सेव करना पड़ेगा। तो अगर मैं उस स्ट्रैटेजी की बात कर लूँ कि रिस्क अवर्स है, सबको मनी मैनेजमेंट किसको आता है? मेरे पास इतने हज़ारों हज़ार लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा रिटायरमेंट का आ गया है, अब करें क्या? बिकॉज़ किसको पता है पैसा कहाँ लगाना है? मनी मैनेजमेंट तो सीखा ही नहीं। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? यहाँ पे मैं 10% ले सकता हूँ, 11 चाहे हम 11 भी ले लेते हैं, हम 11% का ले लेते हैं। 11 इसलिए लिया कि 10% आपका, 1% कमीशन का, कि आपने डायरेक्ट प्लान लिया है, सो आप ब्रोकरेज नहीं देते हैं, आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। नाउ पॉइंट इज़, अगर 11% का रिटर्न है, भई 25 लाख आपने आज एकमुश्त लगा दिया, 25,000 आप महीने का लगा रहे हो, 7% की ग्रोथ है आपकी और रिटर्न है 11% का, 70,23,223 रुपए आपने जमा किए। आपको मिलने वाले हैं 2 करोड़ 16 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। सो पैसे का काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ, तो ये सिचुएशन बनती है लगभग इंडिया के सारे इन्वेस्टमेंट्स के साथ। अब हम बात कर लेते हैं एफडी की। मान लेते हैं यहाँ पे आपने 7% की एफडी ली है, सो एफडी भी आप जितनी मर्ज़ी उतने की कर सकते हैं। सो एफडी के केस में ये पैसा बनता है। एफडी के केस में आपको यहाँ पे रिटर्न क्या लेना चाहिए, पहले उस पे आता हूँ। आज की डेट में एफडी का रिटर्न 7% है, लेकिन लंबे टेन्योर के लिए आपको एफडी नहीं मिलती है। सो मैं यहाँ पे इस रेट को घटाता हूँ, इसको 6% की एफडी लेता हूँ। टैक्स ज़रूर लगेगा इसके अंदर, तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। अब इस स्थिति में अगर देखें तो मेरा पैसा बन रहा है टोटल में 1,27,26,075। हर एक के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट के। आप अगर देखें हमने क्या-क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया म्यूचुअल फंड, हमने कवर कर लिया एफडीज़, हमने कवर किया पीपीएफ, हमने कवर किया पीएफ, एनपीएस, इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लान। आपको अगर पेंशन प्लान नहीं किया, बिकॉज़ पेंशन प्लान में अगर आप जा रहे हो, तो पेंशन प्लान खरीदना मतलब रिटायरमेंट को वैसे ही संकट में डालना है। अगर बिना कैलकुलेट किए आप पेंशन प्लान ले रहे हो, डिस्क्लेमर की बात आ जाती है। अगर आप पूरी तरह से पेंशन प्लान पे आश्रित होने जा रहे हो, तो वृद्धा आश्रम का एड्रेस होना चाहिए या फिर बच्चों से रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा, हमने जितने भी कंपैरिज़न किए, इसमें एक मैच्योरिटी वैल्यू है। सो आपने नोट्स बनाए होंगे, उस पे आप देख लीजिएगा कि क्या-क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं। अब हम आते हैं आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया था कि 50,000 रुपए का हमारा महीने का खर्चा है, 45 की उम्र है, 60 की उम्र तक में कितना पैसा किसमें मिलेगा? हमारी सोच क्या होती है? अगर क्यों प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट किया? बिकॉज़ वी नो 99% लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग का आर तक नहीं आता। कारण क्या है? मैं एक बड़ा पैसा बनाऊँगा, रिटायर हो जाऊँगा। कैसे? बड़ा पैसा बनाया, इतने सारे इन्वेस्टमेंट है, क्या पीपीएफ में लोग नहीं करते? क्या पीएफ में नहीं करते? एनपीएफ में नहीं करते? सब में करते हैं और हर किसी को लगता है मेरी स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या आपको ये मनी-मनी खेलना है कि कितना पैसा बनेगा? कारण है इसके पीछे बहुत बड़ा। कारण क्या है? व्हाट इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आपकी डिग्निटी किस उम्र तक, जब तक जीवित हो तब तक। तो रिक्वायरमेंट अगर मैं आज ही की ले लूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। डिटेल में जानना हो, डिटेल में चीज़ें करनी हो, तो सेशन से कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। अब मुद्दा क्या आता है? इस बंदे को रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है और ये गलती कहाँ कर रहा है? आइए देखते हैं। हमारा सबसे बड़ा अमाउंट बना 2 करोड़ 16 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड की एसआईपी से, अगर मार्केट उस वक़्त डाउन नहीं है तो। अब हमने यहाँ पे सिचुएशन ले ली कि ये बंदा 45 साल का है, 15 साल पे रिटायर होगा, 2 करोड़ 16 लाख के साथ रिटायर होगा। कितने साल तक ये पैसा चलेगा? भई हम सब मानते हैं जो स्ट्रैटेजी हमने चुनी वो सबसे बढ़िया है। हमारा तो वही गेम प्लान है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। एनुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर रिटायरमेंट इज़ 6%, मंथली एक्सपेंसेस टुडे 50,000, एनुअल एक्सपेंसेस 6 लाख के हैं जो कि बढ़ जाएँगे 15 साल के बाद। साल का खर्चा 14,37,000 होगा उस साल का। 60 होने के बाद 1 साल तक का खर्चा है 14,37,000। लाइफ़स्टाइल इज़ सेम। दिस मनी विल बी सफिशिएंट फॉर जस्ट 16 ईयर्स। आप एक अमाउंट तो आपने बना लिया, लेकिन 16 साल के लिए ही काफ़ी है, मतलब 75 की उम्र तक पैसा खत्म। दूसरी जॉब ढूँढनी पड़ेगी या फिर
बच्चों पे आश्रित होना पड़ेगा या फिर क्या-क्या पता नहीं। मुद्दा क्या है? जब अभी तक की पूरी स्ट्रैटेजी गलत है, व्हाई डू यू फील कि भैया मुझे आके कोई प्लान बता देगा काम हो जाएगा? इंडिया के सारे प्लान तो ले लिए। आपकी जितनी सेविंग है सब सेविंग्स लगा दो, उसके बाद क्या होने वाला है? यू नीड टू प्लान इट। पहले इन्वेस्ट करना है या पहले प्लानिंग? आपके खर्चे कितने होंगे? जितने तरह के इन्वेस्टमेंट है उनसे कितना पैसा बनने वाला है? ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। और इस बंदे की अगर बात करूँ जिसकी उम्र आपने देखी कि जिसकी उम्र 45 की है और 15 साल पे रिटायरमेंट है, पैसा कितना लगेगा? अगर सिंपल भाषा में बात करूँ, बिना एक जनरल बात करता हूँ, कस्टमाइज्ड प्लानिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट पे रिस्क ना लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए पहले प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, इंडिया में एक भी प्लान नहीं है जो आपको रिटायर करा सके सम्मानजनक स्थिति में। क्योंकि प्लान क्या होता है? ओटीसी प्रोडक्ट। आपका मन है रिटायरमेंट का, आपको एक प्लान बेच दिया जाए। किसको फ़र्क पड़ता है कि आपका घर कैसे चलेगा? इज़ देयर एनीवन हू इज़ बॉदर्ड? आपके पास पैसे हैं या नहीं है, किसी को फ़िक्र है इस बात की? नहीं है। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर रिटायरमेंट। देखते हैं हमारा कैलकुलेटर क्या कहता है। ये स्पेशल कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है। 45 की एज है, 60 पे रिटायरमेंट लेना है, 90 तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आप कम भी करना चाहो कर लो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहिए ही नहीं वो सब। आपके आज के खर्चे अगर 50,000 हैं, तो फ्रेंड्स अगर कितना रिटर्न आप जनरेट करोगे, किस प्रोडक्ट से आप इनकम लोगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं इसको चेंज करूँगा ना, इधर वाला चेंज हो जाएगा। मैं इसको चेंज करूँगा, तुरंत आपके सामने आएगा कि यहाँ पे रिटायरमेंट में आपका कॉर्पस बदल जाएगा। 50,000 रुपए आपके खर्चे हैं, तो आपका ये अमाउंट अगर 4% का रिटर्न आप बनाते हो रिटायरमेंट के बाद, तो टैक्स पेड तो 7 करोड़ 80 लाख रुपए चाहिए। अगर आप 6% का रिटर्न बनाते हो तो यू नीड 5.59 करोड़। अगर आप 7% का रिटर्न बनाते हो यू नीड 4.79 करोड़। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपने रिटायरमेंट को प्लान नहीं किया है, इस वीडियो में आपको दिखा हो कि ज़रा सी भी गड़बड़ी है, डोंट टेक चांस। अपने रिटायरमेंट को प्लान करो। कोई एडवाइजर, म्यूचुअल फंड वाला, इंश्योरेंस वाला इज ही बॉदर्ड? आपके अलावा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की जिम्मेदारी को उठाओ एंड रिटायरमेंट प्लानिंग सीखो, डिटेल में सीखो। कम सेविंग्स में अपना रिटायरमेंट कैसे बनाना है, ये आपको डिटेल्ड प्लानिंग के साथ ही आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लगातार ढूंढते रहें कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अच्छा होगा, इट डजंट मेक सेंस। अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले रिटायरमेंट प्लानिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।